वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सिविक्स का सबक नंबर 6 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही बच्चों एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक इस चैप्टर का हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर अक्सर एग्ज़ाम में बच्चों रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर कंसेप्ट आपका 100% तैयार हो सके। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 6 है सियासी जमातें यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़। अब सभी बच्चे, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना जानता हो कि क्या होती है। देखो बच्चों, हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए ही लड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर जनता ही अपने नुमाइंदों का चुनाव करती है। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं कि ये कैसे चुनाव लड़ती हैं, कैसे उम्मीदवारों को चुनती हैं, किस तरीके से जमहूरियत को मजबूत करने में अपना रोल अदा करती हैं, इन सभी बातों को आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, जमहूरियत में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो काम करती हैं उनको बयान करने हैं। समझ में आया सवाल का मतलब कि जमहूरियत में अलग अलग तरीके की सियासी पार्टियों के ज़रिए जो काम किए जाते हैं आपको उन्हें बताना है। तो देखो बच्चों, जो सियासी जमातें होती हैं सबसे पहले उम्मीदवारों का इंतखाब करती हैं यानी कि चुनाव करती हैं, क्योंकि बच्चों जमहूरियत में इंतखाबात के ज़रिए ही अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके यानी कि चुनकर पार्लियामेंट और असेंबलियों में भेज सकती हैं। और बच्चों, जो ये नुमाइंदे होते हैं, इन नुमाइंदों का, इन उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन होता है वो सियासी पार्टियों के ज़रिए होता है। बात समझ में आई कि बच्चों, सियासी पार्टियां उम्मीदवारों का इंतखाब करती हैं, चुनाव करती हैं। किस वजह से करती हैं कि यानी कि सियासी पार्टियां अपनी पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को शामिल करती हैं जो कि पैसे से रिलेटेड मजबूत होते हैं या फिर वो फेमस होते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी पार्टी को वोट दें। क्योंकि देखो बच्चों, जनता उम्मीदवारों को ही चुनकर संसद के अंदर भेजती है एमएलए बनाकर। इसी वजह से जो पार्टी होती है वही उम्मीदवारों का चुनाव करती है कि पार्टी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से लोगों को चुनाव लड़ने के लिए रखा जाएगा। समझ में आ गई पहली बात कि सियासी जमातें उम्मीदवारों का चुनाव करती हैं, इंतखाब करती हैं। अब दूसरी बात क्या है बच्चों, सियासी जमातें अपने प्रोग्राम को तय करती हैं कि उन्हें काम को किस तरह से करना है। ये प्रोग्राम मुफादात से यानी कि फ़ायदे से मुताल्लिक होते हैं, जिनका ताल्लुक़ सीधा आवाम से होता है। याद रखोगे कि सियासी जमातें ऐसे प्रोग्राम बनाती हैं जिनका मकसद अवाम के मुफादात को हासिल करना होता है, यानी कि अवाम इन मकसदों का, इन मुफादात का जो ताल्लुक़ होता है वो सीधे रूप में किससे होता है, अवाम से होता है। दूसरी बात भी समझ में आई आपको। अब बच्चों, तीसरा काम सियासी जमातों का होता है इलेक्शन लड़ना और जीत हासिल करना और जनता को अपनी ओर आकर्षित करना। इसके अलावा बच्चों, जो हमारा जदीद पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत है, हिंदुस्तान का क्या है, पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत है। तो यहाँ पर बच्चों हुकूमत किस तरीके से बनती है, सियासी जमातों के ज़रिए ही बनती है। और जिस जमात को 75% यानी कि 1/3 बहुमत अक्सरियत हासिल होती है, उसी जमात को उसी पॉलिटिकल पार्टी को जीत हासिल होती है और वही हुकूमत को बनाती है और जमहूरियत को भी लागू करती है देश में। इसके अलावा बच्चों देखो, सियासी पार्टियां जो होती हैं बहुत सारी होती हैं, तो कुछ सियासी पार्टियां 75% पे बहुमत हासिल कर लेती हैं यानी कि जीत जाती हैं। अब जो बाकी बची हुई पार्टियां होती हैं जिसे दूसरे नंबर पर वोट प्राप्त होते हैं, हासिल होते हैं, उसको अपोजिशन यानी कि विपक्ष कहते हैं, जिसे हस्बे इख्तिलाफ कहते हैं। याद रखोगे कि सियासी पार्टियां हस्बे इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन का भी काम करती हैं और हस्बे इख्तिलाफ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए से ही बनता है।
लास्ट काम क्या है सियासी जमातों का? इसके अलावा कानून बनाना भी सियासी जमातों का काम होता है। पार्लियामेंट या असेंबली में किसी भी करारदाद यानी कि किसी भी बात पर सियासी जमातें आपस में बहस और मुबाहिसा करती हैं और इस तरह अक्सरियत पर कोई भी बिल कानून बन जाता है संसद के ज़रिए से। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि जमहूरियत में पॉलिटिकल पार्टीज सियासी जमातें क्या क्या काम करती हैं। तो पूरा ही आंसर एक मर्तबा पढ़कर बताती हूँ ताकि अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाए। जमहूरियत में सियासी जमातें मंदरजा झेल काम करती हैं। तो सियासी जमातें सबसे पहले उम्मीदवारों का इंतखाब करती हैं, क्योंकि जमहूरियत में इंतखाबात यानी कि चुनाव के ज़रिए अवाम अपने नुमाइंदे चुनती हैं और चुनकर पार्लियामेंट और असेंबली में भेज सकती हैं। तो इन नुमाइंदों का इंतखाब सियासी पार्टियों के ज़रिए होता है। पहली बात हो गई बच्चों। दूसरी बात, सियासी जमातें अपने प्रोग्रामों को तय करती हैं और ये प्रोग्राम बच्चों किससे रिलेटेड होते हैं? अवाम के फ़ायदे से मुफाद से संबंधित होते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। सियासी जमातों का एक काम क्या होता है? अहम काम इलेक्शन लड़ना होता है और हर एक सियासी जमात अपने अपने इंतखाबी हलकों यानी कि अपने अपने चुनाव के जो एरिया होते हैं वहाँ से इलेक्शन लड़ती हैं। इन्हें माशी मदद भी दी जाती है। इस तरह बग़ैर सियासी जमातों के जमहूरियत में इंतखाब मुमकिन नहीं हो सकते हैं। याद रखोगे कि जमहूरियत में चुनाव बिना सियासी पार्टियों के बच्चों नामुमकिन है। अगर सियासी पार्टियां नहीं होंगी तो वोटिंग नहीं होगी, आवाम किसे चुनेगी? इसी वजह से जमहूरियत में सियासी पार्टियों का होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि सियासी पार्टियों के ज़रिए ही चुनाव होते हैं और जनता अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे को चुनकर पार्लियामेंट में भेजती है। इसके अलावा बच्चों, जदीद पार्लियामानी निज़ाम में हुकूमत की तश्कील सिर्फ सियासी जमातों के ज़रिए ही हो सकती है। याद रखोगे कि अगर सियासी जमातें नहीं होंगी तो हुकूमत भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि देखो बच्चों, जमहूरियत के अंदर अवाम ही अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदों को चुनती है और नुमाइंदे कैसे चुनती है? वो अलग अलग सियासी पार्टियों के अंदर कंपटीशन को देखकर कि कौन सी पार्टी अवाम के लिए कितना अच्छा काम कर रही है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जदीद पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में यानी कि जदीद पार्लियामानी निज़ाम के अंदर हुकूमत की तश्कील सिर्फ सियासी जमातों के ज़रिए हो सकती है। इंतखाबात के बाद जिस किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होती है वे हुकूमत बनाती है, हुकूमत को तश्कील देती है, या फिर कुछ जमातें साथ मिलकर हुकूमत बनाती हैं, अलाइंस बनाती हैं, गठबंधन सरकार बनाती हैं। हुकूमत को चौकन्ना रखने के लिए अवामी फलाह यानी कि अवाम की फ़ायदे के काम करने के लिए हस्बे इख्तिलाफ की भी ज़रूरत होती है, यानी कि अपोजिशन की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरे नंबर पे जिस पार्टी को वोट हासिल होते हैं इंतखाबात के अंदर, तो वो पार्टी अपोजिशन हस्बे इख्तिलाफ यानी कि विपक्ष का काम करती है। हस्बे इख्तिलाफ सियासी जमातें ही बना सकती हैं, बिना सियासी जमातों के तो हस्बे इख्तिलाफ नहीं बन सकता है बच्चों। आम तौर पर इंतखाबात के बाद जिस जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होती है वही हस्बे इख्तिलाफ का किरदार अदा करती है। सियासी जमातों का अहम काम कानून बनाना भी होता है। पार्लियामेंट या असेंबली में किसी भी करारदाद यानी कि किसी भी बात पर सियासी जमातें आपस में मिलकर बहस करती हैं और इस तरह अक्सरियत पर यानी कि जिस बात पर सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को के ज़रिए अक्सरियत हासिल होती है उस बात पर बिल बनाकर कानून बना दिया जाता है, उसको पारित कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। अगला सवाल है, वो कौन सा चैलेंज है जिनका सियासी जमातें मुकाबला कर रही हैं? तो बच्चों, सियासी जमातों को मंदरजा झेल चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। सियासी जमातों में अंदरूनी सियासी निज़ाम नहीं होता है। याद रखोगे कि सियासी जमातों के अंदर अंदरूनी सियासी निज़ाम नहीं होता है। हिंदुस्तान में कसीर जमाती यानी कि बहुत सारे जमाती निज़ाम के बावजूद सभी सियासी जमातों में अंदरूनी जमहूरियत की कमी होती है। याद रखोगे कि सियासी जमातों के अंदर बच्चों क्या नहीं होता है? इनका अंदरूनी सियासी निज़ाम नहीं होता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का निज़ाम होने के बावजूद भी सभी जमातों के अंदर जमहूरियत की कमी देखी गई है। ये जमातें अपने अरकान यानी कि मेंबर्स की फ़हरिस्त को छिपा कर रखते हैं, इनके इजलास भी नहीं होने देते हैं।
पार्टी के बड़े रहनुमाओं के पास ही इख्तियारात मरकूज़ होते हैं, यानी कि पार्टी के जो बड़े बड़े मेंबर होते हैं, पार्टी के सारे ही इख्तियारात इनके हाथों के अंदर होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि दीगर अरकान को पार्टी के अंदर की इत्तलात भी हासिल नहीं हो पाती है। बात समझ में आई कि यहाँ यानी कि सियासी जमातों का जो अंदरूनी निज़ाम होता है उसमें एक तरह से तानाशाही होती है। जो इंसान सबसे बड़ा पावरफुल होता है उसी के हाथ में पार्टी को चलाने का सारा ही निज़ाम होता है। एक बार और पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सियासी जमातों में अंदरूनी सियासी निज़ाम नहीं होता है। हिंदुस्तान में कसीर जमाती निज़ाम के बावजूद सभी सियासी जमातों में अंदरूनी जमहूरियत की कमी होती है। ये जमातें अपने अरकान की फहरिस्त को छिपाकर रखती हैं दूसरी पार्टियों से, इनके इजलास भी नहीं होने देती हैं। पार्टी के बड़े रहनुमाओं के पास ही सारे इख्तियारात होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पार्टी के जो दीगर अरकान होते हैं उनको पार्टी की अंदरूनी इत्तलात के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाती है, यानी कि एक ही आदमी की पार्टी के अंदर तानाशाही चलती है। सियासी जमातों का मकसद इंतखाबात में अपनी जीत हासिल करना होता है। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। इसके लिए वे कैसा भी रास्ता अपना सकते हैं। पार्टी इन्हीं उम्मीदवारों को नामजद करती है जिनके पास बेशुमार दौलत हो। इसके अलावा अमीर खुशहाल लोग कानून बनाते वक्त भी हुकूमत पर नज़रअंदाज होते हैं। कई मरतबा तो सियासी जमातें जुर्म में मबलूस लोगों की भी हिमायत कर लेती हैं। याद रहेगा कि सियासी जमातें अपनी पार्टी के मेंबरों में उन लोगों को शामिल करती हैं जो कि मालदार होते हैं, पावरफुल होते हैं, फेमस होते हैं। आम लोगों को ये बहुत कमी से शामिल करते हैं अपनी पार्टी के अंदर। अगला पॉइंट है, सियासी जमातों के रुझानात में फ़र्क नहीं होता है। हिंदुस्तान में कसीर पार्टी यानी कि बहु पार्टियों का यानी कि बहुत सारी पार्टियों के सिस्टम होने पर भी राय दहिंदगान यानी कि वोटर्स के लिए सभी पार्टियां एक जैसी हैं, क्योंकि इनके ख़यालात में इख्तिलाफात नहीं होते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों का मकसद क्या होता है, आवाम को फ़ायदा देना होता है। अगला पॉइंट लिखोगे, बहुत सी सियासी जमातों के आला ओहदों पर किसी एक ख़ानदान के अरकान एक के बाद एक उनका दबदबा बना रहता है, और इसी वजह से पार्टी के अंदर जो काबिल मेंबर्स होते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है और वो अच्छे ओहदों से महरूम रह जाते हैं आम लोग। किस वजह से? क्योंकि आमतौर पर सियासी पार्टी के अंदर पार्टियों पर किन लोगों का दबदबा होता है, ख़ानदान के लोगों का, जैसे बाप के बाद बेटा, फिर भाई, फिर उनकी औलादें, यानी कि आम लोग तो एक तरह से सत्ता के अंदर खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं, वो महरूम रह जाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो सियासी पार्टियों के अंदर देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, एक सरसरी तौर पर बोल देती हूँ कि सबसे पहले अंदरूनी निज़ाम कमज़ोर होता है, जमहूरियत की कमी होती है पार्टियों के अंदर, एक ही इंसान की तानाशाही चलती है। फिर बच्चों, पार्टी उन्हीं लोगों को मेंबर बनाती है जो कि अमीर होते हैं। कभी कभी ये गुनाह में मबलूस लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों, हिंदुस्तान के अंदर कसीर जमाती पार्टी का सिस्टम है। तो यहाँ पर बच्चों जो पार्टियों से रिलेटेड लोगों की राय है एक जैसी होती है, यानी कि आवाम को फ़ायदा पहुँचाना। लास्ट है, बहुत सी सियासी जमातों के आला ओहदों पर सिर्फ ख़ानदान के ही लोग बैठते हैं, जिससे कि आम लोग आला ओहदे पर बैठने से वंचित रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। अगला सवाल है, टेक्स्ट बुक का सवाल है, सियासी जमातें किसे कहते हैं? तो सियासी पार्टी उस मुनज़्ज़िम ग्रुप का नाम है जिसके अरकान अपनी इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में हुकूमत की तश्कील करते हैं, यानी कि बनाते हैं। समझ में आया कि सियासी पार्टी उस मुनज़्ज़िम ग्रुप का नाम है, यानी कि उस मुनज़्ज़िम ग्रुप को कहते हैं जिसके मेंबर्स अपनी इज्तिमाई यानी कि मिली जुली बहुत सारी लोगों की कोशिशों के नतीजे में, क्योंकि बच्चों एक पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिसके अरकान अपनी इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में हुकूमत को बनाते हैं, तश्कील देते हैं और अपने अवामी मकसद के हसूल को हासिल करने की कोशिश करते हैं।
जमहूरियत और सियासी पार्टियों के दरमियान चोली दामन का साथ होता है। याद रखोगे कि जमहूरियत को बनाए रखने के लिए बच्चों सियासी पार्टियों का होना निहायत ही ज़रूरी है। इस लाइन को ज़रूर लिखोगे। क्या लिखोगे कि जमहूरियत और सियासी पार्टियों के दरमियान चोली दामन का साथ होता है। जमहूरियत का क़याम सियासी पार्टियों के बग़ैर नामुमकिन है, यानी कि सियासी पार्टियों के बग़ैर जमहूरियत को लागू हरगिज़ नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि बच्चों जमहूरियत जनता की सरकार होती है, तो यहाँ पर अवाम अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान से ही लोगों का चुनाव करके अपना नेता चुनती है। तो इसी वजह से बच्चों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जमहूरियत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो बच्चों जमहूरियत किसी नाम की नहीं होगी। बर्ग के मुताबिक लोगों के ऐसे इदारे जो कौमी मुफादात की तरक्की के लिए इन असूलों की बुनियाद पर कोशिश करते हैं जिन्हें इस इदारे या पार्टी के अरकान मंजूर कर चुके होते हैं। डेफिनेशन याद रखोगे कि बर्ग के मुताबिक लोगों के ऐसे इदारे यानी कि लोगों के ज़रिए बनाए गए ऐसे इदारे जो कौमी यानी कि पूरे मुल्क के मुफादात की तरक्की के लिए उसूलों की बुनियाद पर यानी कि कायदे कानून की बुनियाद पर कोशिश करते हैं मुल्क की तरक्की के लिए, जिन्हें इस इदारे या पार्टी के अरकान ने मंजूर किया होता है। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे। एक सियासी जमात की खासियतें बतानी है। तो सियासी पार्टी की खसूसियात मंदरजा झेल हैं। किसी भी सियासी पार्टी के लिए तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर पार्टी मुनज़्ज़म नहीं होती है वहाँ पर जमहूरियत भी कमज़ोर होती है। ऐसे ममालिक में पार्टी बदलने के रुझानात ज़्यादा होते रहते हैं। याद रखोगे कि किसी भी सियासी पार्टी के लिए तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर पार्टी अगर बच्चों मुनज़्ज़म तौर पर नहीं होगी, एकजुट नहीं होगी, तो वहाँ पर जमहूरियत भी कमज़ोर होगी। ऐसे ममालिक में पार्टी बदलने के रुझानात भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि दल बदल की राजनीति के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई पार्टी मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चलेगी तो जो उसके नेता होते हैं वो क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से बच्चों किसी भी पार्टी में तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर पार्टी मुनज़्ज़म नहीं होती है वहाँ पर जमहूरियत कमज़ोर होती है। बच्चों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की दूसरी खासियत क्या होती है, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की जो राय होती है वो एक जैसी होती है, यकसा होती है। अलग-अलग ख़यालात रखने वाले एक मुनज़्ज़म यानी कि एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से किसी भी सियासी जमात के अंदर अराकीन की जो राय है वो यकसा होनी ज़रूरी है। अगर गैर यकसा राय होगी तो क्या होगा, वो पार्टी क्या होगी, कमज़ोर पार्टी होगी। तो क्या लिखोगे, सियासी जमात की एक दीगर ख़ासियत ये होती है कि इस पार्टी के अराकीन के किसी भी एक मौजू पर ख़यालात सभी अराकीन के एक जैसे होते हैं। अलग-अलग ख़यालात रखने वाले लोग एक मुनज़्ज़म जमात तश्कील नहीं दे सकते। बच्चों अगली बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की खासियत क्या होती है, क्या खासियत होती है इनकी, सत्ता हासिल करना और पुरअमन तरीके से हासिल करना शासन को। याद रखोगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक खासियत क्या होती है कि ये पुरअमन तरीके से इक़्तिदार को, सत्ता को हासिल करने की कोशिश करते हैं इज्तिमाई तौर पर, यानी कि साथ इकट्ठे होकर पार्टी के सभी अराकीन, सभी मेंबर्स। तो किसी जमात की एक अहम खासियत ये होती है कि इस पार्टी के अराकीन इज्तिमाई तौर पर काम करते हैं और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं। सियासी पार्टियों की बुनियाद कौम परस्ती होती है, यानी कि देशभक्ति होती है। याद रखोगे सियासी पार्टियों की जो बुनियाद होती है वो क्या होती है, देशभक्ति, कौम परस्ती होती है। सियासी जमातें इक़्तिदार हासिल करने के बाद अपनी पॉलिसियों को भी एक बेहतर शक्ल देते हैं जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो सके, आवाम का फ़ायदा हो सके। आम तौर पर सभी ममालिक में इंतखाबी वादों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। याद रखोगे कि आम तौर पर जितने भी ममालिक हैं, सभी ममालिक में जो सियासी पार्टियां होती हैं वो अपने ज़रिए जनता से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करती हैं। अब याद रहेगा सभी बच्चों को कि किसी भी सियासी पार्टी की खासियतें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला होता है पार्टी का मुनज़्ज़म होना। अगर पार्टी मुनज़्ज़म नहीं होगी तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। दूसरा क्या,
एक जैसे ख़यालात रखने वाले लोग ही पार्टी के अंदर हों, और अगर अलग अलग ख़यालात रखने वाले लोग पार्टी में होंगे तो पार्टी टूट जाएगी। किसी भी जमात का ख़ास मकसद होता है पुरअमन तरीके से इक़्तिदार यानी कि सत्ता हासिल करना। किसी भी पार्टी की खासियत सबसे पहले क्या बुनियाद होती है? कौम परस्ती यानी कि देशभक्ति की भावना। सियासी जमातें इक़्तिदार हासिल करने के बाद अपनी पॉलिसियों को भी बेहतर शक्ल देती हैं और अपने ज़रिए किए गए वादों को पूरा करती हैं। अगला सवाल है टेक्स्ट बुक का। लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो इकट्ठा होकर इंतखाब यानी कि चुनाव में हिस्सा लेता है और हुकूमत व इक़्तिदार पर हासिल करने की कोशिश करता है, तो इसे क्या कहते हैं? सियासी हुकूमत कहते हैं। बच्चों, अगला सवाल है मैचिंग का है। पहले आपको मैचिंग करनी होगी, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो सही वाला ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना है। तो देखो बच्चों, कांग्रेस क्या है? मुत्तहिदा तरक्की पसंद इतिहाद है। भारतीय जनता पार्टी कौमी जमहूरी इतिहाद है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बाया मुहाज है। तेलुगु देशम पार्टी क्या है? सूबाई पार्टी है ये एक। तो बच्चों, ये जो सी वाले सारे ऑप्शन हैं, सी के यही इसका आंसर है। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का बानी है? तो बहुजन समाज पार्टी का जो बानी है, फाउंडर है, वो है काशीराम। अगला सवाल है भारतीय जनता पार्टी का जो फ़लसफ़ा है, रहनुमा का फ़लसफ़ा क्या है? तो इसका जो मेन मकसद है तहज़ीबी कौम परस्ती है, तहज़ीब को आगे बढ़ाना है। अगला सवाल है जमातों से मुताल्लिक़ दर्ज झेल बयानात पर गौर कीजिए। ऊपर दिए गए बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है? सियासी जमातें लोगों के माबेन एतमाद से बहुत ज़्यादा फैज़याब नहीं होती हैं। जमातें अक्सर पार्टी के आला रहनुमाओं के स्कैंडल में मबलूस होने की वजह से हिला दी जाती हैं। जमातें ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत साजी करें। तो बच्चों, आंसर ए और बी की सियासी जमातें लोगों के बीच एतमाद से बहुत ज़्यादा फैज़याब नहीं होती हैं। बी ऑप्शन, जमातें अक्सर पार्टी के आला रहनुमाओं के स्कैंडल में मबलूस होने की वजह से हिला दी जाती हैं, यानी कि कमज़ोर पड़ जाती हैं अगर पार्टी का कोई मेंबर किसी धोखाधड़ी के अंदर शामिल होता है तो। अगला सवाल है हिंदुस्तान के पार्टी सिस्टम की 2 खासियतें बतानी हैं। तो पार्टी सिस्टम की 2 खसूसियात मंदरजा झेल हैं। पहली खासियत है कि पार्टी सिस्टम की वजह से हुकूमत मजबूत होती है, क्योंकि पार्टी की बुनियादों पर हुकूमत को हिमायत मिलती रहती है। पार्टी सिस्टम में हुकूमत और अवाम दोनों ही बेहतर तालमेल कायम रहता है और कौमी मुफादात पर हुकूमत ज़्यादा ध्यान देती है। देखो बच्चों, पार्टी सिस्टम का मतलब है कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अलग अलग तरह की, इनका जो मकसद है, क्या खासियत है। तो बच्चों देखो, पार्टी सिस्टम की वजह से क्या होता है, हुकूमत मजबूत बनी रहती है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो अलग अलग पार्टियां जनता के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदों को कर दिखाती हैं, जिससे क्या होती है, हुकूमत मजबूत होती है। दूसरी, पार्टी सिस्टम में हुकूमत और अवाम दोनों में बहुत ज़्यादा बेहतर तालमेल बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि हुकूमत को डर होता है कि अगर हम किसी ऐसे काम को करेंगे जो कि अवाम के ख़िलाफ़ होगा तो अवाम हमें अगली मर्तबा वोट नहीं देगी, हम हार जाएंगे। तो इसी वजह से अलग अलग पार्टियां होने की वजह से हुकूमत में और अवाम का जो आपस का ताल्लुक़ है वो डर की वजह से अच्छा बना रहता है। अगला सवाल देखो, वही आ गया, जमाती निज़ाम या पार्टी सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो जमाती निज़ाम या पार्टी सिस्टम अहद जदीद यानी कि मौजूदा ज़माने की देन है। ये नज़रिया तकरीबन 10 साल पुराना है। याद रखोगे कि जमाती निज़ाम या पार्टी सिस्टम अहद जदीद की देन है। ये नज़रिया तकरीबन 10 साल पुराना है। इंग्लैंड के विक्स और टोरीज जमातें नहीं थीं, बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स में सियासी ग्रुप थे। याद रखोगे कि इंग्लैंड के विक्स और ट्यूरिक्स में जमातें नहीं हुआ करती थी। पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर सियासी ग्रुप थे। इनकी बैरूनी हिमायत महदूद थी। तो फिर बच्चों, 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में,
यानी कि 19वीं सदी की तीसरी दिहाई, एक दिहाई को 10 साल कहते हैं, तो 1830 के लगभग 19वीं सदी की तीसरी दहाई के आसपास यूरोप, शुमाली अमेरिका, जापान में जमाती निज़ाम का सिलसिला शुरू हुआ था। याद रखोगे कि 19वीं सदी किसे कहा जाएगा बच्चों? 1930 को नहीं कहा जाएगा, बल्कि 1830 को 19वीं सदी कहा जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों 18 के बाद की जो काउंटिंग होगी वही तो 19 में काउंट की जाएगी, इसलिए 18 के बाद 1830 को मान लेंगे कि 19वीं सदी। याद रखेंगे इस बात को कि 19वीं सदी की तीसरी दहाई के आसपास यूरोप, शुमाली अमेरिका और जापान में जमाती निज़ाम का जो सिलसिला था शुरू हुआ था, जिसके नतीजे में सियासी जमातें वजूद में आई थी। सियासी जमातें अक्लमंद लोगों की तंजीम होती है जिनके अपने मकसद होते हैं और इनका आखिरी मकसद सियासी इक़्तिदार हासिल करना होता है। याद रखोगे कि सियासी तंजीमें अक्लमंद लोगों का एक ग्रुप होता है जिनके अपने ख़ास मकसद होते हैं। ये इक़्तिदार यानी कि सत्ता हासिल करना चाहते हैं, यानी कि हुकूमत करना चाहते हैं, इनका मकसद यही होता है। अगला सवाल है, सियासी जमातों के कोई 3 कामों को तज़किरा कीजिए। तो सियासी जमातों के 3 काम मंदरजा झेल हैं। जमहूरी निज़ाम इंतखाबात पर मुबनी होता है। याद रखोगे कि जमहूरी निज़ाम किस पर मुबनी होता है? इंतखाबात पर, यानी कि चुनाव पर। बग़ैर सियासी जमातों के इंतखाबात मुमकिन नहीं हैं, इसलिए जमाती निज़ाम ही इंतखाबात कराते हैं। याद रखोगे कि जमहूरी निज़ाम इंतखाबात पर मुबनी है, बग़ैर सियासी जमातों के इंतखाबात मुमकिन नहीं होते हैं, इसलिए जमाती निज़ाम ही इंतखाबात कराते हैं। हुकूमत की तश्कील, हुकूमत भी बच्चों कैसे बनती है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए बनती है। तो हुकूमत की तश्कील और इसमें तब्दीली के लिए सियासी जमातों का अहम रोल होता है। जमहूरियत राय आमा पर मुबनी होती है, यानी कि लोगों की राय पर मुबनी होती है, क्योंकि जमहूरियत में लोगों के ज़रिए चुने गए नुमाइंदे ही शासन करते हैं, हुकूमत को चलाते हैं। तो जमहूरियत की तश्कील में जमातों की ख़ास अहमियत है और जमहूरियत की कामयाबी इसी पर मुबनी है। याद रहेगा बच्चों, सियासी जमातों के 3 अहम काम क्या है? पहला काम, जमहूरी निज़ाम इंतखाबात पर मुबनी होता है और बग़ैर सियासी जमातों के इंतखाबात नहीं हो सकते हैं, इसलिए जमाती निज़ाम ही इंतखाबात करवाते हैं। हुकूमत बनाने का काम भी सियासी जमातों के ज़रिए होता है, इनका अहम रोल होता है। जमहूरियत राय आमा यानी कि लोगों की राय पर मुबनी होती है। तो जमहूरियत की तश्कील में जमातों की ख़ास अहमियत होती है और जमहूरियत की कामयाबी इसी पर मुबनी होती है। अगला सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। जमाती निज़ाम के मुख्तलिफ़ किस्में कौन कौन सी हैं? तो बच्चों जमाती निज़ाम की 3 तरीके आम हैं। पहला है वाहिद जमाती निज़ाम, यानी कि कुछ ममालिक में एक ही सियासी जमात होती है। इन ममालिक के आइन से ज़्यादा जमातों की मौजूदगी की इजाज़त नहीं होती है। याद रखोगे कि इन ममालिक में एक से ज़्यादा जमातें बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती है आइन के ज़रिए। इसको वाहिद जमाती निज़ाम कहते हैं। याद रखोगे, वाहिद जमाती निज़ाम में सिर्फ़ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि आइन के ज़रिए से उसको इजाज़त दी जाती है। चूँकि वहाँ और कोई जमात नहीं होती है, इसलिए वही जमात हुकूमत बनाती है। सोवियत रूस में वाहिद जमाती निज़ाम कायम है। अब है 2 जमाती निज़ाम। तो 2 जमाती निज़ाम वो जमाती निज़ाम है जिसमें 2 अहम जमातें होती हैं। जैसे कि मुत्तहिदा रियासत हाई अमेरिका में 2 जमातें मौजूद हैं। वहाँ की 2 अहम जमातों के नाम हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। बच्चों अमेरिका के अंदर 2 ही सियासी जमातें हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। अगला पॉइंट है बच्चों कसीर जमाती निज़ाम, यानी कि बहुत सारी जमाती होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे कि हिंदुस्तान में। तो इस जमाती निज़ाम में बहुत सारी सियासी जमातें मौजूद रहती हैं। ये अपने असर व वक्त के लिहाज से आपस में बराबर हो सकते हैं और नहीं भी। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कसीर जमाती निज़ाम मौजूद है। कसीर जमाती निज़ाम की तारीफ़ करनी है, डेफिनेशन बतानी है। तो कसीर जमाती निज़ाम में बहुत सी सियासी जमातें मौजूद होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। ये सियासी जमातें
अपने असर और क़ुव्वत के लिहाज से आपस में बराबर भी हो सकती हैं और नहीं भी। यानी कि देखो, पार्टीज़ बहुत सारी होती हैं, छोटी और बड़ी भी हो सकती हैं। किसी पार्टी के पास ज़्यादा क़ुव्वत, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं और किसी के पास नहीं भी हो सकते हैं। कसीर जमाती निज़ाम में मखलूत हुकूमतों का क़याम होना आम बात है, क्योंकि वाहिद जमात के लिए अक्सरियत हासिल करना और हुकूमत कायम करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखो बच्चों, जब बहुत सारी पार्टीज़ होंगी तो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए बहुमत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिन जगहों पर कसीर जमाती निज़ाम होता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि वाहिद जमात के लिए कसीरियत हासिल करना और हुकूमत करना कायम करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कसीर जमाती निज़ाम मुस्तकिम हुकूमत की ज़मानत नहीं देती है। यानी कि पूरी तौर से हुकूमत एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए बनाई जाए, इस बात की पूरी गारंटी नहीं होती है। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। 3 कौमी सियासी पार्टियों के नाम बताने हैं। किसी सियासी पार्टी को कौमी पार्टी किस बुनियाद पर बनाया जाता है? तो 3 कौमी सियासी पार्टियों के नाम मंदरजा झेल हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखोगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो किसी पार्टी को कौमी पार्टी की शक्ल में तब मंजूरी दी जाती है कि उस पार्टी ने पिछले आम इंतखाब में कम से कम 4 रियासतों में कुल राय दहिंदगान यानी कि वोटर्स की तादाद के 4% वोट हासिल किए हों। याद रखोगे कि किसी भी पार्टी को कौमी पार्टी की बुनियाद कब दी जाती है? जब उस पार्टी ने पिछले आम इंतखाब में कम से कम 4 रियासतों में कुल राय दहिंदगान की तादाद के 4% वोट हासिल किए हों। अगला सवाल, हिंदुस्तान की 4 इलाकाई पार्टियों के नाम। तो बच्चों, हिंदुस्तान की 4 इलाकाई पार्टियों के नाम हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम में आसाम गण परिषद, तमिलनाडु में DMK, मगरबी बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखोगे, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम में आसाम गण परिषद, तमिलनाडु में DMK, मगरबी बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक। आसाम गण परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आसाम गण परिषद बांग्लादेश से आने वाले पनाह गज़नियों के मसले को लेकर बनाई गई थी। याद रखोगे कि आसाम गण परिषद आसाम के अंदर बांग्लादेश से आने वाले जो लोग थे उनकी मुखालफत में बनाई गई थी। आसाम के नौजवान रहनुमाओं ने यहाँ बांग्लादेश के लोगों के आने की मुखालफत की थी। आसाम गण परिषद कौमी मोर्चे का ही एक हिस्सा है और इसकी इंतखाबी पॉलिसियाँ जनता दल की पॉलिसियों से मिलती जुलती हैं। अगला सवाल है, जनूबी हिंदुस्तान की 2 इलाकाई जमातों के नाम बताने हैं। तो जनूबी हिंदुस्तान की 2 इलाकाई जमातों के नाम हैं। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़ कड़गम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम। 2 कौमी और 2 इलाकाई जमातों के नाम बताने हैं। तो 2 कौमी जमातें हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। सभी बच्चे जानते होंगे। इलाकाई जमातें कौन सी हो सकती हैं? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और आसाम में आसाम गण परिषद। अगला सवाल है, जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की 2 इलाकाई जमातों के नाम बताने हैं। तो देखो, तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़ियत कड़गम एक इलाकाई जमात है। याद रखोगे, तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़ियत कड़गम एक इलाकाई जमात है। 1972 में इस जमात को MG रामचंद्रन ने कायम किया था। 1988 में इनकी मौत के बाद इसमें काफ़ी बदलाव आ गया था। तमिलनाडु में 1991 के इंतखाबात के बाद ADMK पार्टी की शुरुआत हुई थी। फिर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम एक इलाकाई सियासी जमात है। ये जमात 1983 में ND रामाराव की रहनुमाई में उभरकर सामने आई थी। अगला सवाल है, कोई 2 कौमी सियासी जमातों के नाम और उनके चुनाव निशान।
तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो कौमी सियासी जमातें हैं। कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। 1964 में इंडियन कम्युनिस्ट के दो माशी प्रोग्रामों का तस्करा कीजिए। तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के दो अहम माशी प्रोग्राम मंदरजा झेल हैं। किसके? इंडियन नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के माशी प्रोग्राम यानी कि पैसों से रिलेटेड, नौकरी वगैरह से रिलेटेड दो प्रोग्राम बताने हैं। तो ग़िज़ाई अशिया की फ़रोख्त पर रियासत का इख्तियार होना चाहिए और अवामी तकसीम के तरीके को मजबूत बनाया जाए। याद रखोगे कि खाने से रिलेटेड अशिया की फ़रोख्त पर रियासत का इख्तियार होना चाहिए और अवामी तकसीम के तरीक़ों को मजबूत बनाया जाए। बेज़मीन और गरीब किसानों में ज़ायद ज़मीन तकसीम के ज़रिए ज़मीन की इस्लाह में तब्दीली लेकर आई जाए। याद रखोगे कि दो मकसद क्या थे 1964 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के दो माशी। ग़िज़ाई अशिया की फ़रोख्त पर रियासत का इख्तियार हो, बेज़मीन और गरीब किसानों में ज़ायद ज़मीन की तकसीम के ज़रिए उनकी स्थिति में सुधार इस्लाह की जाए। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की माशी पॉलिसी क्या है? तो हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की माशी पॉलिसी को इसके ज़रिए पेश की गई माशी पॉलिसी के नुक्ता नज़र से देखा जा सकता है। दही ज़राती इलाकों की तेज़ी से इसका मकसद था तरक्की करना। क्या मकसद था? दही ज़राअती इलाकों की तेज़ी के साथ तरक्की करना। ज़राअती तरक्की पर 60% से ज़्यादा खर्च करना और ज़राअती खदमातों का तयन करना, जिससे कि ज़राअत को फ़रोग़ मिल सके। बच्चों, खेती बाड़ी को सनतों यानी कि उद्योगों, ख़ास तौर से दही सनतों की तरक्कियों के प्रोग्राम चलाना, सस्ते बीज खाद वगैरह मुहैया कराना। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से दफ़ा 370 को क्यों हटाना चाहती है? तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से दफ़ा 370 को हटाने के हक़ में है। इस दफ़ा का ताल्लुक़ जम्मू और कश्मीर से है। इस दफ़ा के तहत जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले एक मुत्तहिदा यानी कि अलग दर्जा हासिल है। इस पार्टी की दलील है कि जब कश्मीर हिंदुस्तान की एक रियासत है तो इसे भी दीगर रियासतों के मुकाबले मखसूस दर्जा ही मिलना चाहिए। और अब बच्चों, कश्मीर को भी हिंदुस्तान की रियासतों के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये पहले की बात है। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का क़याम कब और किसके ज़रिए अमल में आया? तो याद रखेंगे कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का क़याम 1885 में अमल में आया। ये पार्टी A.O. ह्यूम ने कायम की थी, इसलिए इन्हें कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का क़याम 1885 में अमल में आया। ये पार्टी A.O. ह्यूम ने कायम की थी, इसलिए इन्हें कांग्रेस पार्टी का जन्मदाता कहा जाता है। कसीर जमाती निज़ाम की दो खामियां बतानी हैं। तो कसीर जमाती निज़ाम की दो खामियां मंदरजा झेल हैं, यानी कि बहुसियासी पार्टियों का जो सिस्टम है, एक से ज़्यादा पार्टियों का सिस्टम, उसे कसीर निज़ामी कहते हैं सिस्टम। तो इसकी दो खामियां, कसीर जमाती निज़ाम में हुकूमत आर्जी होती है यानी कि वक्ती तौर पर होती है, क्योंकि इसमें अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने का मौका मिलता है। और जब तक एक सियासी जमात की अक्सरियत बनी रहती है वे तभी तक सत्ता में बरकरार रहती है। अगर उसकी अक्सरियत हाथों से चली जाती है तो उसकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है। कसीरियती निज़ाम की सबसे बड़ी खामी दल बदली की है। शख्सी आज़ादी की वजह से मुंतखब नुमाइंदे अपने मुफादात को पूरा करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। याद रखोगे कि दल बदल की समस्या बहुत ज़्यादा है कसीर जमाती निज़ाम के अंदर। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में इलाकाई पार्टियों की 3 किस्में बतानी हैं। तो हिंदुस्तान में इलाकाई पार्टियों की 3 किस्में मंदरजा झेल हैं। कांग्रेस से नाराज़ रहनुमाओं के ज़रिए अपने अपने इलाकों में इलाकाई जमातें बनाई गईं, जैसे बंगला कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस और केरगा कांग्रेस वगैरह। याद रखोगे कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से जो रहनुमा जो मेंबर नाराज़ थे, उन्होंने क्या किया, नाराज़ होकर अपने अलग अलग इलाकों के मुताबिक पार्टियां बना ली। इलाकाई जमातों की दूसरी तकसीम कबाइली जमातें हैं। इस किस्म की जमातें मरकज़ में कबाइल की सियासी पहचान बनाने और मरकज़ से ज़्यादा सहूलियत और मराअत हासिल करने की मकसद से बनाई जाती हैं। इनमें नागा नेशनल काउंसिल, मिज़ो नेशनल वगैरह काउंसिल वगैरह शामिल हैं। ज़बान और सकाफ़त
वगैरह की बुनियाद पर बनी हुई इलाकाई सियासी जमातों में तेलुगु देशम, DMK और असम गण परिषद वगैरह का जिक्र है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान की इलाकाई पार्टियां पहले कैसे बनी? कांग्रेस से नाराज़ होकर। दूसरी किस वजह से बनी? कबाइलों के ज़रिए बनी। इन कबाइलों का मकसद सरकार से ज़्यादा सहूलियतें हासिल करना था। तीसरी इलाकाई पार्टियां किस वजह से बनी? ज़बान और सफ़ाकत वगैरह की बुनियाद पर बनी, जैसे कि तेलुगु देशम, DMK और असम गण परिषद। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में इलाकाई जमातों की बुनियाद क्या है? तो हिंदुस्तान में इलाकाई जमातों की बुनियाद मंदरजा झेल है। इलाकाई जमातें मखसूस ज़मीनी वजूहात से भी पैदा होती हैं। कई इलाकाई जमातें इस वजह से भी पैदा होती हैं कि रियासतों को मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए मुनासिब इमदाद हासिल नहीं हो पाती है। याद रखोगे कि कई इलाकाई जमातें इस वजह से भी बनती हैं, ज़मीनी वजूहात की वजह से भी बनती हैं, यानी कि कई इलाकाई जमातें इस वजह से पैदा होती हैं कि कई रियासतों को मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए सही से मदद नहीं दी जाती है। कुछ इलाकाई जमातें इसलिए बनाई गई हैं कि इन इलाकों की इक्तिसादी तरक्की हो सके, यानी कि इन इलाकों को डेवलप किया जा सके, इस वजह से बनाई जाती हैं। ज़्यादातर इलाकाई जमातें मज़हब और ज़ात पात की बिना पर बनाई जाती हैं, जैसे पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में DMK और ADMK वगैरह। हिंदुस्तान की 4 इलाकाई जमातों का तज़किरा करना है, यानी कि 4 इलाकाई जमातों के बारे में बताना है। तो हिंदुस्तान की 4 इलाकाई जमातें मंदरजा झेल हैं। पहली है नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस का क़याम 1939 में जम्मू कश्मीर के अंदर अमल में आया था। इसके रहनुमा शेख अब्दुल्ला थे। इनकी मौत के बाद इनके साहबजादे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने थे। असम गण परिषद। असम गण परिषद एक इलाकाई जमात है। इस जमात का क़याम असम में बांग्लादेश से आए हुए लोगों के ख़िलाफ़ था। मिज़ो नेशनल फ्रंट। मिज़ो नेशनल फ्रंट का क़याम 1961 में हुआ। 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने अपने रहनुमा लाल डेंगा की रहनुमाई में हथियारबंद बगावत की और आज़ादी का मुतालबा किया था। झारखंड पार्टी। बिहार में 5 कबाइल झारखंड पार्टी बनाने के लिए हिंदुस्तान के हुस्न आज़ादी के वक्त से ही सरगर्म है। जिस वक्त हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की थी, उस वक्त से ही आज ये अलहदा झारखंड रियासत बनाने में भी कामयाब हो गए हैं। कौन कामयाब हो गए हैं? झारखंड पार्टी के लोग जो हैं झारखंड को अलग रियासत बनाने में कामयाब हो सके हैं। अगला सवाल है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इंतखाबी मंशूरे का मकसद क्या है? तो भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या मकसद है? तानाशाह हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करना, जमहूरियत, हकूक़ और उसकी जमहूरियत, बुनियादी हकूक़ और उनकी तोसी का तहफ़्फ़ुज़ करना, अवाम मुखालिफ सभी बलों को वापस लेना, आज़ाद माशी के लिए जदोजहद करना, अमरीकी दबाव की मुखालफत करना, बेहतर टेक्नोलॉजी और तरक्की के प्रोग्राम चलाना। याद रखोगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मकसद क्या था? तानाशाही को ख़त्म करके जमहूरियत को लागू करना, बुनियादी हकूक़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना, आज़ाद माश के लिए जदोजहद करना, अमरीका के दबाव की मुखालफत करना, बेहतर टेक्नोलॉजी को लाना, नए प्रोग्राम चलाकर तरक्की करना, रोज़गार के मौक़ों में कमी करने की मुखालफत करना। इसके अलावा जूट और कपास के उद्योगों को यानी कि सनतों को कौमी मलकियत में शामिल करना, मल्टीनेशनल कंपनियों की सौदेबाजी और मुल्क में इनकी तिजारत पर रोक लगाना, गैर मुनज़्ज़म मज़दूरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ बिल लाना, अक़लियतों के हुकूक़ों का यानी कि जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उन्हें रिज़र्वेशन वगैरह दिलवाना, फ़िरका वाराना फ़साद के दौरान अक़लियती फ़िरक़ों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। आगे है नावाबस्तगी की ख़ारजा पॉलिसी की हिमायत करना और दुनिया में अमन व अमान लाने की कोशिश करना। अगला सवाल है, किसी सियासी पार्टी के 3 ख़ुसूसियात का ख़ासियतों का तज़किरा करना है। तो सियासी पार्टी की 3 अहम ख़ासियतें मंदरजा झेल हैं। सियासी पार्टी लोगों का मुनज़्ज़म ग्रुप होता है। सियासी पार्टी के बग़ैर जमहूरियत की जो बुनियाद है वो सियासी पार्टियां हैं। सियासी पार्टी के अरकान के सियासी और अवामी मामलात में एक जैसे ख़यालात होते हैं, यानी कि सभी मेंबर्स की जिस पार्टी का हिस्सा होते हैं वो मेंबर और बाकी सभी लोगों के ख़यालात एक जैसे होते हैं।
सियासी पार्टी ही हुकूमत का इक़्तिदार हासिल करती है। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के 2 माशी प्रोग्राम बताने हैं। तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के 2 माशी प्रोग्राम है कि ग़िज़ाई अशिया की फ़रोख्त पर रियासत का इख्तियार होना चाहिए और अवामी तकसीम के तरीके को मजबूत बनाना चाहिए, यानी कि बंटवारे को, ग़िज़ाई अशिया के बंटवारे के तरीके को, बेज़मीन और गरीब किसानों में ज़्यादा ज़मीन देने की तकसीम के ज़रिए में सुलह की जानी चाहिए। अगला सवाल है, जमहूरियत में सियासी जमातें रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। अभी तक तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो पढ़कर बता देती हूँ। सियासी जमातें उस मुनज़्ज़िम ग्रुप का नाम है जिसके अरकान अपनी इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत को तश्कील देते हैं और अपने अवामी मकसद को हासिल करने की में कोशिश में लगे रहते हैं। जमहूरियत का क़याम सियासी जमातों के बग़ैर नामुमकिन होता है। बर्क के मुताबिक लोगों की ऐसी जमात जो कौमी मफादात की तरक्की के लिए उन असूलों की बुनियाद पर कोशिश करती है जिन्हें उस जमात के अरकान मंजूर कर चुके होते हैं। जमहूरियत में सियासी जमातें अहम रोल अदा करती हैं। जमहूरी हुकूमत की तश्कील के लिए इंतखाबात का होना बहुत ज़रूरी होता है और बग़ैर सियासी जमातों के इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सकते हैं। जमहूरियत की कामयाबी के लिए राय आमा यानी कि वोटर्स का होना ज़रूरी है और राय आमा की तश्कील के लिए बच्चों सियासी जमात का होना ज़रूरी है। जमहूरियत में इंतखाबात के बाद एक जमात हुक्मराना जमात बनती है, यानी कि देखो बच्चों, जमहूरियत क्या है? लोगों की सरकार है, यानी कि लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत में लोगों के ज़रिए वोट देकर अपने नुमाइंदों को चुना जाता है, फिर उनसे हुकूमत तश्कील दी जाती है। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सियासी जमातों का जमहूरियत के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात जब ही होंगे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातों और जमहूरियत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप इसे अब तक का जितना भी समझ गए होंगे वही सब बातें इसमें लिखी हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में इलाकाई जमातों की अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है? तो मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की सियासत में इलाकाई जमातों की अहमियत काफ़ी बढ़ती जा रही है। इलाकाई जमातों के बग़ैर मरकज़ी हुकूमत को तश्कील देना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। इसकी वजूहात मंदरजा झेल है। मौजूदा दौर में इलाक़ात के रुझानात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। इसका इलाकाई जमातों की अहमियत पर काफ़ी असर रहता है। आजकल कौमी जमातों की हालत कमज़ोर हो गई है। इलाकाई जमातों की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा हो गया है। इस तरह किसी भी पार्टी को पार्लियामेंट में वाज़ह अक्सरियत ना मिल पाने से इलाकाई जमातों की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसी हालत में इलाकाई जमातें मरकज़ी हुकूमत की तश्कील में यानी कि बनाने में अहम रोल अदा करती हैं और कौमी जमातों को दीगर जमातों के मुकाबले इलाकाई जमातों में ज़्यादा यकीन होता है। याद रखोगे कि कौमी जमातें दूसरी जमातों के मुकाबले में कौन सी पार्टियों में यकीन रखती हैं? इलाकाई जमातों में ज़्यादा यकीन रखती हैं।